please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. लेकिन देश की सेना पर पत्थर बरसाने वालों का फारूक अब्दुल्ला ने समर्थन किया और सुरक्षा बल की जवाबी कार्रवाई को गलत करार दिया। और सुरक्षा बल की कार्रवाई में पत्थरबाजों की मौत पर सवाल उठाए। बच्चे को क्यों मार दिया? आज एक और मार दिया, कल एक मार दिया, कब तक बच्चों को मारते जाओगे आप? हालांकि पुलिस ने आम नागरिक के मारे जाने पर खेद भी जताया और लोगों से सड़क पर न उतरने की अपील की। We lost a civilian's life. Regrettable, but it could have been avoided. जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का दावा है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आएगी और जल्द ही तनाव को काबू कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ अलगाववादियों के बंद की वजह से श्रीनगर के कई बाजार बंद रहे। हैरानी की बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने इस बंद का समर्थन किया और पत्थरबाजों की वकालत की। और इन्हीं हालात को भुनाने के लिए अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर में बंद बुलाया, जिसकी वजह से श्रीनगर के ज्यादातर बाजार पूरी तरह से बंद रहे। सड़कें पूरी तरह सुनसान रहीं। टैक्सी स्टैंड पर भी ताला लटका था। सड़कों पर सुरक्षा बल की बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही थी और अहम चौराहों पर तैनात जवान चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे थे। अलगाववादियों के इस बंद पर सियासत तब शुरू हो गई जब फारूक अब्दुल्ला ने बंद का समर्थन कर दिया। सिविलियन को मारेंगे तो बंद तो होगा ही। अब कब तक आप सिविलियन को मारते जाएंगे? ये तो गलत बात है। इससे एक दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने दुजाना की मौत को कश्मीर में अमन के लिए जरूरी बताया था। दीपक बिष्ट बड़ी खबर दे रहे हैं दिल्ली से। यहां कनॉट प्लेस में शिवाजी स्टेडियम के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग के बाद 3 लोगों को मौके से ही हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक किसी बात पर कुछ लोगों में झगड़ा हुआ और इस दौरान किसी ने पास खड़े पुलिस वाले को खबर दी और उसके पास हथियार होने की बात भी बताई। पुलिस जब पहुंची तो उन पर फायरिंग हुई। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और आसपास मौजूद लोगों की मदद से 3 लोगों को पकड़ लिया, जबकि एक बदमाश भाग निकला। दीपक, ये कौन थे बदमाशों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो रात को झगड़ा हुआ था तो किसी बात को लेकर हुआ था। हालांकि कुछ जो चश्मदीद थे जिनसे हमारी बात हुई थी उन्होंने यही कहा कि वहां पर शायद कोई बात हुई थी जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था, लेकिन क्या वजह असल में सामने आई है इसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन उन लोगों ने पुलिस कार से पहले ही फायर कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की उनको पकड़ने के लिए। और स्थानीय जो लोग थे वहां पर, काफी रेस्टोरेंट वहां पर मौजूद हैं और इसी वजह से वहां पर उन 3 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। उनके पास से एक हथियार बरामद हुआ जिससे फायरिंग किया गया था। वहीं पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आखिर वजह क्या थी उनकी, वहां पर क्या किसी वारदात को अंजाम देने के लिए वो यहाँ पर खड़े थे या फिर उनकी जो मंशा थी वो क्या थी। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। दीपक, जो एक शख्स जो पुलिस वाले के पास पहुंचा और जिसने इस बात की जानकारी दी, क्या वो भी उनके साथ मौजूद था? वो भी बदमाशों में ही था या किसी को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे वो बदमाश? देखिए, सबसे अहम चीज वहां पर यह है क्योंकि देखिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि वहां पर काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें रात को अमूमन लोग आकर खाना खाते हैं और सुबह तक ये रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। तो वहां पर काफी भीड़ थी और एक चश्मदीद जिसका ये कहना है कि कुछ लोग वहां पर शायद किसी चीज को लेकर बातचीत चल रही थी तो अचानक उनके मंशा जो है उसके बाद वापस झगड़ा हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नए मंत्रियों के साथ बातचीत करते नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार के मंत्रियों को लेकर एडीआर की रिपोर्ट से सियासी हंगामा मचा है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की नई सरकार के 75% मंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज है। इसीलिए एक और नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित सभी मंत्रियों से मिले और सरकार के कामकाज को लेकर बातचीत की। दूसरी ओर मंत्रियों पर एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट से मंत्रिपरिषद पर ही सवाल खड़े हो गए। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार के 29 में 22 मंत्रियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जिनमें 9 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर क्रिमिनल केस हैं, जबकि पहले की महागठबंधन सरकार में 28 में 19 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस था। एडीआर ने चुनाव से पहले दिए जाने वाले उम्मीदवारों के एफिडेविट के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी है और अब रिपोर्ट के आधार पर लालू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया कि काले दाग धोने के लिए ही तो आजमाए हुए डिटर्जेंट का प्रयोग करना शुरू किया है। एडीआर की रिपोर्ट के बाद बिहार की एनडीए सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ विपक्ष तेज हमला करने के मूड में है।